मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 9 बज चुके हैं या फिर कह लीजिए 9:10 हो चुके हैं, क्योंकि हमें क्लास 9:10 से इस वजह से स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को यह ज्ञात हो जाए कि जो बच्चे कम से कम देखते हैं वह 9 बजे एक्टिव हो जाया करें। इस वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर जुड़ चुके हैं तो हम बहुत जल्द ही क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं दोस्तों, अगर ये सेशन आप डेली फॉलो करते हैं तो आपका साइंस में किसी भी एग्जाम से, चाहे आप यूपी टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका पीईटी हो, चाहे आपके किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी ही क्यों ना हो, चाहे यूपी पीसीएस ही क्यों ना हो, आरओ एआरओ जो भी एग्ज़ाम आपको आगे देना है दोस्तों, ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे वगैरह का, सब जगह से यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। सारे पेपरों में आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर साइंस का एक भी प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। और बाकी की क्लासेस भी हैं चैनल पे, जैसे कि बात करें ज्योग्राफी के सेशन चलते हैं, करंट अफेयर के अभी 2-3 दिन बंद रहेंगे क्लास, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वो कंटिन्यू हो जाएंगे। साथियों, चलिए आज का पहला प्रश्न एक बार आप लोग शेयर कर देंगे जिससे कि बच्चे जुड़ जाएं। इसके बाद आप लोग कंटिन्यू प्रश्न को देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। साथियों, चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? बताइए कौन सा ऐसा लेंस है या फिर दर्पण है जो जो भी हर वस्तु का सदा मतलब हमेशा छोटी वस्तु, छोटी प्रतिबिंब बनाता है, सोचो छोटी छवि बनाता है, चाहे जो भी वस्तु रखें उसका हमेशा और हमेशा छोटी छवि बनाता है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, अगर दर्पण की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे दोस्तों, दर्पण में क्या आ जाता है आपका अवतल, सॉरी उत्तल होता है क्या अवतल होता है? बताइए उत्तल होता है क्या अवतल होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। दर्पण में उत्तल दर्पण होता है और लेंस में दोस्तों अवतल लेंस होता है। यह दोनों हमेशा और हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा और हमेशा ये छोटी प्रतिबिंब ही बनाएंगे वस्तु का। वस्तु चाहे जिधर भी रखा हो उसका छोटी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है? अवतल लेंस तो नहीं दिया है, यानी कि उत्तल दर्पण दिया है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेंस किससे बनता है? दोस्तों हमें आपको सारी चीज़ें बताते हैं, ध्यान सुनिए। यहाँ पे लेंस किससे बनता है आपको यह पूछा गया है आपसे। यह प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, वेरी सिंपल है कहेंगे इसे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं साथियों। आपके एग्जाम में भी बहुत ही वेरी वेरी सिंपल आते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे हार्ड प्रश्नों का श्रृंखला हम लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, उसमें आपको मिक्स करके दिया जाएगा। यह सब सारे प्रश्न जो कि मॉडरेट लेवल के हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे जो है आने के भी चांस हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप बता देंगे, फ्लिंट कांच होगा। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर फ्लिंट कांच हो जाएगा। फ्लिंट कांच से ही लेंस बनते हैं साथियों। लेंस जितने भी आपके उत्तल लेंस हो गए, अवतल लेंस हो गए, या फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि आँख की जो ग्लास हो गई, जो आप लगाते हैं लेंस वाला जिसमें कि पावर होता है, वह भी फ्लिंट कांच से ही बनता है। पायरेक्स कांच की बात करें तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। कोबाल्ट कांच आपको पता है, CO कोबाल्ट जो होता है दोस्तों वह B12 यानी कि विटामिन 12 जो होते हैं उसमें होता है। साधारण कांच मतलब आप समझ सकते हैं, जो सिंपल कांच जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लिंट कांच साथियों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आवर्धक लेंस में होता है, आवर्धक का मतलब समझ रहे हैं, बड़ा करके जो वस्तु को दिखा दे, उसमें क्या होता है? एक सरल उत्तल लेंस होता है, एक अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होता है। फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अब प्रश्न पूछा गया भाई, RRC चेन्नई में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, NTPC में पूछा गया है साथियों, और आपके BPSC में भी पूछा गया है साथियों, और आपके सुपर टेट में भी आया हुआ है। बेहतरीन प्रश्न है साथियों, आप इसका लाजवाब तरीके से आंसर बताइए। क्या होगा दोस्तों? उत्तल लेंस। आपको पता है ना, आवर्धक मतलब समझ रहे हैं, वस्तु से बड़ा कौन सा प्रतिबिंब दिखाता है? हमेशा याद रखेंगे, उत्तल लेंस साथियों दिखाता है। और आवर्धक की बात किया है, यानी कि इतना समझिए, जब जिधर वस्तु है उधर ही हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यह केवल और केवल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में साथियों। अवतल दर्पण में भी बनता है साथी, वस्तु से बड़ा सीधा आभासी यानी कि वर्चुअल अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर हमको उसी तरफ देखना है, जिस तरफ हमारा वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब किसमें बनता है साथियों? तो बताएंगे सर, यह तो सर हमारा बनता है भैया किसमें? लेंस में बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से किस तरंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? भैया ये तो बेहतरीन तरीके से आप लोग बता सकते हैं, इस पर हमने बहुत बार चर्चा किया है पिछली वीडियो में भी। किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? भाई जो ऊपर होगा, विबग्योर होता है ना, VI BG Y
OR। तो जो रेड किरण है दोस्तों यह काफ़ी दूर तक जाता है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो आपका वायलेट किरण होती है, बैगनी किरण होती है, इसका लेंथ बहुत कम होता है, यह फैल जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा? भाई तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होगा? रेड किरण का होगा, यानी कि लाल किरण आप लगाएंगे और राइट आंसर यही होगा। अगर पूछा होता लंबाई सबसे कम किसकी होती है, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है किसका? वायलेट का। आवृत्ति किसकी सबसे अधिक होती है? वायलेट का। याद रखेंगे दोस्तों, बैगनी किरण का। कौन सबसे ज़्यादा फैलता है? बैगनी किरण फैलती है। जैसे देखते होंगे खतरे, जहाँ खतरे की घंटी होती है भाई, आप लोग देखते हैं जहाँ पे बिजली से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके यातायात से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके किसी भी ऐसे जगह जहाँ पर खतरे की घंटी हमको लगानी होती है, भाई यहाँ पे खतरनाक चीज़ है या फिर खतरे की घंटी है, तो आप वहाँ पे रेड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दूर से दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोस्तों इसमें प्रकाश की बात किया गया है और ऑक्सीकरण, केवल ऑक्सीकरण रहता तो हम ऑक्सीजन लगा देते और आगे निकल जाते, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रकाश ऑक्सीकरण, इसके क्वेश्चन में भी इसका आंसर छुपा हुआ है, प्रकाश द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। आपने जितना प्रश्न सही किया है आप जरूर बताएंगे 25 में से दोस्तों। लास्ट में एक होमवर्क का प्रश्न दिया जाता है, आप उसे ज़रूर वीडियो ख़त्म होने के बाद बताया करें। गलत ही बताइए लेकिन बताइए ज़रूर, क्योंकि अगर आप गलत बताते हैं तो कमेंट में ही आपको उसका जवाब मिल जाया करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? भाई पारदर्शी पेरिस्कोप की बात किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर पेरिस्कोप की यहाँ पे बात होगा तो पेरिस्कोप का मतलब अगर किसी भी चीज़ को आप देखते हैं दोस्तों तो वह पूरा का पूरा, जैसे पानी में से अगर ऊपर की चीज़ आप देखिए तो आपको पूरा साफ साफ दिखाई दे, है ना। इस प्रकार के आपके स्कोप की बात किया जा रहा है दोस्तों। यह परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों, अपवर्तन नहीं, परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। साथ में याद रखेंगे रिफ्लेक्शन के। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। पूर्णांतरिक परावर्तन आपको पता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भी किरणें होती हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, अगर वो किरण उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं सघन में से सघन में ही, इसे बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। साथियों इतना बढ़ा दिया जाता है आपतित किरण की, आपतित किरण को इतना ज़्यादा झुका दिया जाता है कि वह किरण उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस प्रकार बनने वाले संरचना को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विवर्तन क्या होता है सर? विवर्तन दोस्तों एक प्रकार की गुण है, किसका? प्रकाश का एक प्रकार का गुण है दोस्तों। प्रकाश के 3-4 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपसे पूछा जाता है, हम रिवीजन कराते हैं। व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण में क्या होता है, जैसे कि अगर आप पानी की बाल्टी में या फिर टब में दोस्तों कोई भी तैली पदार्थ गिरा देते हैं तो चमकने लगता है, 7 रंगों में चमकने लगता है, या फिर उस पर कुछ भी हो चमक दिखाई देता है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण वह चमकता है। विवर्तन आ जाता है। विवर्तन का मतलब होता है दोस्तों इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब हो गया व्यतिकरण, वो तो इंटरफेरेंस हो गया। अगर विवर्तन की बात करें तो विवर्तन का मतलब हो गया साथियों, अगर कोई भी किरण दीवार पर या फिर अपने आने वाले अवरोध से लड़कर मुड़ जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन के कारण, या अपने अवरोध से लड़कर मुड़ गई दोस्तों, वो होता है विवर्तन के कारण। अगर बात करें दोस्तों क्या होता है ध्रुवण, तो याद रखेंगे ध्रुवण एक प्रकाश का गुण है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग को चकाचौंध होती है। अगर आपको लाइट आंख में बाहर आ जाए दोस्तों तो आप क्या करेंगे? आंख मुलमुलाने लगेंगे, चमकने लगता है। अगर कोई लाइट चमकती है या फिर चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हों, गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके सामने से दोस्तों कोई फोकस दूसरी गाड़ी आपके फोकस लाइट अपनी फोकस करती है तो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है तो बताएंगे, प्रकाश के ध्रुवण के कारण होता है साथियों। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं, इसका राइट आंसर परावर्तन होगा। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है दोस्तों? लेंस की शक्ति की इकाई यानी P इक्वल टू, दोस्तों याद रखेंगे P इक्वल टू 1/f होता है फार्मूला, P इक्वल टू 1/f होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डायोप्टर दोस्तों, डायोप्टर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? साथियों हम डिले नहीं करेंगे, इसको हमने बहुत बार बताया दोस्तों। इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दंत चिकित्सक में हो गया आपका नाक कान आँख यानी कि जो डेंटल्स होते हैं, जो आपके नोज यानी कि जो आपके गले के डॉक्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं साथियों? जो आपके न्यूरॉन्स के डॉक्टर होते हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं दोस्तों? दंत चिकित्सक मतलब कि अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का यूज मात्र 2 जगह आप याद रखेंगे, जो बहुत बार पूछा जाता है साथियों। आपके कह लीजिए कि रियर मिरर में होता है, जो गाड़ी के बगल में लगा होता है दोस्तों, साइड मिरर बोलते हैं उसे। और एक कह लीजिए आप जो कि परावर्तक दर्पण होता है साथियों, आपके रोड पे, रोड वाला लैंप होता है जो वहाँ पर,
उत्तल दर्पण का यूज होता है 2 जगह मात्र, याद रखेंगे। और बहुत जगह होता है लेकिन 2 जगह आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, होलोग्राफी किसे कहते हैं साथियों? होलोग्राफी आप बताइए किसे कहते हैं? तो बता देंगे होलोग्राफी सर आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफिक निरूपण होता है, या फिर त्रिविमी MRI होता है, या फिर एक त्रिविमी छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है साथियों। तो याद रखेंगे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक त्रिविमी छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के रूप में हम यूज करते हैं होलोग्राफी का। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। मरीचिका क्या? मरीचिका एक उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है मरीचिका? तो आधे बच्चे तो इसमें गलत करने वाले हैं, 100% गलत करेंगे। पता है बी और सी में कन्फ्यूज होंगे बच्चे, आधे से ज़्यादा तो बी ही लगाएंगे। क्यों? हम आपको बता देते हैं। अब आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप बी लगा रहे हैं दोस्तों तो आप सुधर जाइए। इसमें अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो अभी तो हमारा बी के ही कारण होता है। आप खुद बताइए, बताइए किसके कारण होता है? वो अभी तो हमारा बी के कारण ही होता है साथियों। हाँ साथियों बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तन। जब अपवर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होगा ही होगा मरीचिका में, जो कि डायरेक्ट प्रकाश की किरणें आती हैं और वापस चली जाती हैं। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी याद रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए सिर्फ प्रश्न को और सुनते रहिए। जिसको नहीं आ रहा है वो कॉपी पे नोट करते रहेंगे। और एक बार इसे हमारे कहने से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखेंगे। साथियों बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको बिल्कुल फ्री शिक्षा दिया जा रहा है, तो आप इसका यूज करिए। और बेहतरीन तरीके से इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप एक तरीके से आ जाइए चैनल पर, चैनल के दोस्तों करंट हेवन के आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप लोग सारे के सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। सबसे कम तरंग लंबाई वाले कीड़े हैं दोस्तों, बता देंगे सबसे कम तरंग वाली लंबाई की बात कर रहा है, यानी कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, यानी कि बताइए गामा किरण होगा साथियों। इसमें गामा किरण हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें, ये तो हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये तो हो गया ना दोस्तों। अगले प्रश्न देखिएगा, तरड़ ताल। हाँ दोस्तों ये सही लिखा है, तरड़ ताल। जो तालाब उलाब होते हैं ना, तालाब हो गया, नदी हो गए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? इसमें क्या होती है, जो हम हमारी वास्तविक गहराई होती है वो नहीं दिखाई देती है। वास्तविक गहराई से जैसे हम मछली पकड़ना चाहते हैं तो मछली पकड़ने के लिए हमें मछली से नीचे निशाना लगाना होगा, तब जाके मछली पकड़ पाएंगे, अन्यथा मछली नहीं पकड़ पाएंगे। यह कारण क्यों, मतलब यह किस कारण होता है? जैसे आप खुद ही इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं घरों में। अगर बात करें, एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें पेंसिल या फिर कोई रॉड को उसमें डुबाइए, तो आप देखेंगे कि रॉड आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड हो गया है, ऊपर की तरफ टेढ़ा हो गया है साथियों। ये किस कारण से हुआ है तो बता देंगे साथियों। यह हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, आप बता दोगे, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे अगर हम बोलें, आप होते हैं हवा में और पानी में अगर आपको डुबाना है साथियों, तो आपको लगेगा कि हम अगर पानी से, मतलब हवा से कोई प्रकाश की किरण, हवा क्या है हमारा विरल माध्यम है, पानी क्या है सघन माध्यम है। जब हम विरल से सघन में आते हैं तो एक माध्यम यहाँ पे क्रिएट होगा और जाना चाहिए प्रकाश की किरण को इस प्रकार, लेकिन प्रकाश की किरण विरल से जब सघन में आती है तो याद रखें दोस्तों अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इस वजह से हमें कोई भी वस्तु पानी में डूबी हुई दोस्तों ऊपर दिखाई देती है। याद रखेंगे यह कारण क्या है दोस्तों? अपवर्तन की घटना के कारण होता है, मतलब कि जो तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है, तो बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। नेक्स्ट, सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों? बता देंगे रमन इफेक्ट के लिए। अब यह रमन प्रभाव कहिए या फिर रमन इफेक्ट कहिए दोस्तों, इन्होंने 1930 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भौतिक के फील्ड में पाने वाले दोस्तों सीवी रमन थे। याद रखेंगे दोस्तों, 2 बार दोस्तों किसी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वैसे तो 2 बार पाने वाले दोस्तों नोबेल पुरस्कार 4 लोग हैं, याद रखेंगे। जिसमें कि आपको पता है 2 बार लगातार कहिए या फिर एक के बाद एक बार अपने पति पियरे क्यूरी के साथ और एक बार अकेले दोस्तों किसने पाया था? याद रखेंगे दोस्तों, पोलोनियम और ट्यूलेरियम की खोज करने के लिए दोस्तों किसका, उनका नाम आप लोग बताएंगे, हम बता देते हैं। वो कितनी बार पाई थी और किस किस विषय में? तो केमिस्ट्री में दोस्तों पाई थी और फिजिक्स में पाई थी। किसी भी 2 सब्जेक्ट में पाने वाली एकमात्र दोस्तों वो लेडीज़ हैं। आप उनका जरूर नाम बताएंगे दोस्तों। एक बार 1903 या फिर 4 में पाई थी और एक बार
दोस्तों कब पाई थी, आप जरूर बताएंगे। एक बार शायद इन्होंने दोस्तों 1914 या फिर 16 के आसपास इन्होंने पाया था पोलोनियम की खोज के लिए केमिस्ट्री में साथियों। आप जरूर बताएंगे साथियों इसका इनका नाम क्या है। और यह इनके इनके पति अपने पहला वाला जो उनका खोज था दोस्तों वो अपने पति के साथ उन्होंने खोजा था, दूसरा वाला खोज उन्होंने अकेले रिसर्च किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो बता देंगे दोस्तों जो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको दिया गया था, क्योंकि इन्होंने दोस्तों आपको पता है पानी में इन्होंने दोस्तों सबसे पहले पानी में या फिर कह लीजिए दोस्तों जो रमन प्रभाव होते हैं पानी में चमकना होता है, क्यों चमकती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी में बहुत सारे प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। फैलने की वजह से जो वाटर होता है, वाटर लेवल होता है, अगर नदी वगैरह में आप बड़े बड़े समुद्रों में देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ पे कुछ घटनाएं या फिर कुछ ऐसे चक्रणनुमा बन रहा है, लेकिन ये चमकने का एक संदेश होता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अल्फ्रेड नोबेल भी इसी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च किए, शायद ही वह कुछ पा पाए, लेकिन एक तरह से कहिए 1967 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिए और उन्हीं की याद में दोस्तों नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, 6 फील्ड में दिया जाता है। अगर पूछा जाता है सबसे पहले वह भारतीय बताइए जो नोबेल अवार्ड पाए थे, तो बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों 1913 में। 1913 में दोस्तों किस लिए पाए थे, तो बता देंगे दोस्तों वो गीतांजलि अपने उपन्यास के लिए। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। दोस्तों याद रखेंगे कोई भी अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि दोस्तों सी से होकर जाती है, तो याद रखेंगे साथियों वह हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। 0 डिग्री राइट आंसर होगा साथियों, 180 डिग्री नहीं लगाएंगे दोस्तों। अगर इसी से कोई प्रकाश किरण अगर इस पर टकराएगी तो दोस्तों वह निकलेगी नहीं, वो पोल है या बीच में ध्रुव होता है, ध्रुव जिसे बोलते हैं हम लोग बीच में ना। यहाँ पर हम एक बार अच्छे से बनाते हैं, एक बार दर्पण को आप लोग देखिए। गोली दर्पण के 2 हिस्से होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हो रहा है तो अवतल दर्पण बना दिए। अगर उत्तल दर्पण बोलता है तो उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई होती है, याद रखेंगे साथियों। अगर इसमें हम लोग मुख्य अक्ष खींचते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में पोल होता है जिसे ध्रुव बोलते हैं, जहाँ से कोई भी लाइट इंटर अगर करे तो सीधा का सीधा निकल जाए। अब ये बोल रहा है जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस होता है। अगर सी से कोई प्रकाश की लाइट इंटर करती है तो दोस्तों वो बताइए किस प्रकार जाएगी, आप खुद बताओ आपतित कोण कैसा होगा। भाई 0 ही तो होगा, क्योंकि वह 0 है, सीधा का सीधा निकल जाएगी, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट, 180 जो लगाएंगे वो गलत हो जाएंगे भैया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लेंस की बात हो रहा है, याद रखेंगे। दर्पण तो पहले काट दीजिए आप, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जूम आउट जूम इन यानी कि अभिसारी लेंस दोस्तों याद रखेंगे। अभिसारी लेंस मतलब कि दोस्तों कन्वर्जेंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जितने भी प्रकाश होते हैं अगर उत्तल लेंस से जाते हैं तो भी दोस्तों एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। मतलब प्रकाश की किरणें अगर एक जगह सिकुड़ती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी। अगर प्रकाश की किरणें एक जगह से जाती हैं दोस्तों या फिर एक जगह से आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर कह लीजिए फैलती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट लेंस यानी कि डाइवर्जेंट रेज यानी कि दोस्तों अवतल लेंस। याद रखेंगे दोस्तों जिस प्रकार से उत्तल लेंस होता है सेम वही कंडीशन दोस्तों आपके होता है अवतल दर्पण में। याद रखेंगे अवतल दर्पण उत्तल लेंस के इक्वल हो गया और यहाँ पर उत्तल दर्पण अवतल लेंस के इक्वल हो गया साथियों। याद रखेंगे यह थोड़ा सा डिफरेंस है और यह थोड़ी समानताएं हैं जो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। दोस्तों वर्णांधता का मतलब होता है जन्मजात, और जन्मजात है भाई तो यह दूर ही नहीं हो सकता। याद रखेंगे दोस्तों यह अनुवांशिकी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे जो बेतुके प्रश्न होंगे और थोड़े से आपको सोचकर अपने कॉमन सेंस से करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। भाई जो आप छोटे छोटे पता है एक प्रकार से खिलौना होता है, जब बच्चे घर में होंगे तो आपको खुद पता होगा, छोटे छोटे बच्चे लेके खेलते रहते हैं, उससे बोला जाता है कैलिडोस्कोप साथियों, जो एक प्रकार से छोटे छोटे आकारों को क्या करता है, चमका देता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रंगीन कलर का टुकड़े होते हैं जो कि छोटे 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 होते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं साथियों, बॉल की तरह होता है। तो याद रखें कैलिडोस्कोप होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। देखिए दर्पण को बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो याद रखेंगे दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का हमेशा यूज होता है किसी भी दर्पण को बनाने में, है ना। बस इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट याद रखेंगे साथियों, ये पूछा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाला से मारने की
कोशिश में से उसे क्या करना चाहिए भाई, मछली हाथ लग जाए। वही बात है भाई, मछली है, तालाब में है, अब आप उसे मारने जा रहे हो, अब आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। क्या साइंस पढ़ते हैं मछुआरे? नहीं, साइंस नहीं पढ़ते हैं उनको। लेकिन यह पता होता है मछुआरे को कि अगर हम मछली को मारेंगे तो मछली को मारने के लिए हमको जो है मछली पकड़ना है, तो मछली जहाँ पे दिख रही है उससे थोड़ा सा नीचे निशाना लगाना होगा, जिससे कि मछली पकड़ जाएंगे। क्योंकि हम हवा में होते हैं, अगर हम हवा से प्रकाश की किरणें अंदर भेजेंगे, यानी कि जब लकड़ी जो हमारी होती है वो अगर अंदर जाएगी तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मूव करेगी, अभिलंब की तरफ इंटर करेगी, यानी कि जो मछली रियल स्टेट होगा, मछली का रियल होगा, रियल से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा हम नीचे लगाते हैं, जिस वजह से मछली पकड़ में आ जाती है। तो याद रखेंगे मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि मछली भाई पकड़ में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? भाई ये तो डायरेक्ट रटने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे रोमर ने मापा था। रोमर ने प्रकाश का वेग मापा था। प्रकाश की अगर पूछा जाता है खोज सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखेंगे प्रकाश कहीं खोया थोड़े था, या फिर कहीं मतलब खोया नहीं था कि उसे खोजा जाए। प्रकाश को कोई नहीं खोजा था, प्रकाश की स्पीड सिर्फ बताई गई थी किसके द्वारा, तो उसमें रोमर के द्वारा। याद रखेंगे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना। बहुत जगह अलग अलग होते हैं, कंक्रीट में 2.5 होता है, कांच में 2.25 होता है समथिंग। इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग प्रकाश की वेग होती है साथियों। नेक्स्ट, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बताइए, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? देखिए सबसे पहले पकड़ में तो आ गया, वह निर्वात में से नहीं गुजरेगी भैया, यही तो गलत है। क्या प्रकाश निर्वात में नहीं जाती है? बताइए, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल करती है, और प्रकाश निर्वात में सबसे तेज ट्रेवल करती है। अगर यहाँ पे पूछा होता ध्वनि निर्वात में ट्रेवल करती है, तो आप बोलते नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है, यही मतलब कि प्रकाश निर्वात में ट्रेवल करती है। इसमें लिखा है नहीं ट्रेवल करती है, तो इसमें पूछा है कौन गलत है, तो यही गलत है हमारा। याद रखेंगे ये दोनों सही हैं, निर्वात में गुजर सकती है। ध्वनि की गति से अधिक तीव्र होती भाई होती है, 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की गति निर्वात में, या फिर कह लीजिए हवा में। निर्वात में तो ध्वनि की गति ही नहीं होती हवा में, और लेकिन प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होता है। आप खुद ही देख लो, मीटर पर सेकंड भी दोनों होते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की दोस्तों इंफ्रारेड, याद रखेंगे दोस्तों इंफ्रारेड, जैसे कि हम लोग फोटो खींचते हैं मोबाइल से, है ना, जिसे अवरक्त किरण बोलते हैं। वही अवरक्त किरण दोस्तों हम रिमोट में यूज करते हैं, वही अवरक्त किरण दोस्तों हम लोग इंडक्शन चूल्हे में यूज करते हैं जो खाना बनाने के लिए होता है। वही अवरक्त किरणें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो सोलर सिस्टम होता है उसमें यूज करते हैं। तो याद रखेंगे अवरक्त किरण क्या करते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर रखे हुए वस्तु को हीट करते हैं, गर्म कर देते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर धूप की वजह से गर्म होता है तो उसे बोलते हैं इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो कि गर्म कर दी। याद रखेंगे दोस्तों, जैसे कि साइकिल की सीट हो गई, आपके बाइक की गद्दी हो गई, तो ये सब गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? तो याद रखेंगे इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। याद रखेंगे साथ ही, इसका राइट आंसर यह होगा जो आप फोटो खींचते हो इसमें किस चित्रण का यूज होता है, तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त अवरक्त किरणों का यूज होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो यक्स किरणें होते हैं आपको पता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए यूज होता है, डॉक्टर इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और परावैंगनिक किरणें कीटों को मारने में दोस्तों, कान नाक आँख को चेक करने में, इस सब जगह भी परावैंगनिक किरणें यूज होते हैं। और नोट की जो शुद्धता की जांच करने के लिए भी ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूमिल होता है, यानी कि कम चमकीला होता है साथियों? क्यों होता है भाई? ये तो साफ साफ भैया यह परावर्तन, अब सॉरी अपवर्तन के नियम पर लागू होता है। अपवर्तन के कारण प्रकाश क्या करता है दोस्तों, वहाँ पर बालू पे जब चमकता है तो बालू से सीधा का सीधा प्रकाश उसी माध्यम में ट्रांसफर हो जाता है साथियों। इस वजह से बालू चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हम बोलते हैं मृग मरीचिका बन गया, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अपवर्तन के कारण ही बनता है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एंड लास्ट प्रश्न आज का। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है साथियों? बस इसको डायरेक्ट रट जाइए आप, कवालूर में है दोस्तों, कवालूर में स्थित है। याद रखेंगे। ऊटी कहाँ पड़ता है भाई? ये ऊटी हमारे केरल में पड़ता है साथियों। केरल में आपका हम लोग जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो बच्चे बता देंगे, ज्योग्राफी वाले भाई बता दीजिए। ये ऊटी दोस्तों एक पर्यटक स्थल है, ऊटी या फिर ऊटकमंड करके है, इसे हम जानते हैं, जो कि केरल में दोस्तों नीलगिरी हिल्स पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पे है साथियों? कोडाई कनाल भी केरल में ही पड़ता है। अगर बात करें नैनीताल कहाँ पे भैया, ये तो उत्तराखंड में है ना। चलिए नेक्स्ट, आज का होमवर्क दोस्तों आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं आप बताएंगे बेतार के लिए? हम आपको एक हिंट कर देते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहले किसने खोजा था दोस्तों? रॉन्टजन ने दोस्तों
सॉरी रांटजन ने दोस्तों एक्स किरण की खोज किया था, इसको मार्कोनी ने खोजा था। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इसमें से मार्कोनी ने किसको खोजा है, वही इसका आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी दोस्तों याद रखेंगे, है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप लोग कुछ लगता है कि सर आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप में अपने उन विद्यार्थियों को या फिर उन छात्रों को बताएं या फिर उन भाई बहनों को बताएं, उन दोस्तों को बताएं जो आपसे संपर्क में हों, अपने घर में सारे बच्चों को बताएं, क्योंकि साइंस तो सभी लोग कर सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं। देखिए, आज की तैयारी का युग है, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नहीं लगोगे, काफ़ी पहले से नहीं लगेंगे, बच्चे जो इंटर में हैं, जो 11th में हैं, वो अभी इसे देख सकते हैं। अगर नहीं लगेंगे तो शायद ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग, अगर आप लोग उससे झेले हों तो अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बताएं कि सर का क्लास ज्वाइन करिए और डेली क्लासेस करिए। दोस्तों, करंट अफेयर के सेशन बहुत जल्दी फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे 2-3 दिन बाद, और आप लोग उसे देखेंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों। आपको सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे।